अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। 1912 में टाइटैनिक नामी जहाज़ बहरे ओकियानूस में गर्क हो गया, तबाह हो गया और उसके ऊपर कई मूवीज़ भी बनी, किताबें भी लिखी गईं और उन्हीं मूवीज़ और उन्हीं किताबों ने आज तक टाइटैनिक का जो नाम है वो ज़िंदा रखा हुआ है। इस जहाज़ का जो कुछ मलबा समंदर के अंदर अब रह गया है, उसको विज़िट करने के लिए 5 बिजनेसमैन जाते हैं टाइटैन नामी आबदोज के अंदर, बहरे ओकियानूस के अंदर, सिवाय इस मकसद के कि हम जो टाइटैनिक का जो बाकी मलबा रह गया है उसको देख के आएँ, उसको विजिट करके आएँ। इसके अलावा और कोई उनका मकसद नहीं था। और आपको पता है ये जो सफ़र था, ये जो टाइटैन का एक सफ़र था जिसके अंदर 5 अफराद डूबकर हलाक हो गए हैं, ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन सियाती सफ़र था। और इस सियाती सफ़र के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और उसका बेटा भी शामिल था। इन अफराद को समंदर की गहराइयों में सफ़र करवाने वाली जो टाइटैन थी, आबदोज थी, उसके बारे में जब खबर आई कि वो अब लापता हो गई है तो पूरी दुनिया के अंदर कहराम मच गया। उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो उसको ढूंढना ऐसा था जैसे समंदर के अंदर सुई को तलाश करना। जब ये तलाश ला हासिल साबित हुई, जब पता चला कि इस तलाश से हमें अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो अमेरिका की कंपनी ने उनकी हलाकत का ऐलान कर दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और थोड़े दिन पहले दूसरी तरफ ये खबर सुनने को मिलती है कि इंसानी स्मगलर्स जो इंसानों को इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो माहीगिरी वाली कश्ती है उसके अंदर 700 अफराद उन्होंने लोड किया और लोड करने के बाद ना जाने कितने दिनों और कितने महीनों का सफ़र करने के बाद आखिरकार वो कश्ती डूब गई। उसके अंदर जितने भी अफराद थे वो हलाक हो गए, गर्क हो गए, समंदर उनको निगल गया। और ये हादसा जनूबी यूनान में पेश आया। जो इन्फॉर्मेशन मिली है इस कश्ती के मुतालिक, इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि 700 अफराद लोड थे, 700 अफराद सवार थे और इसके अंदर 200 से 250 के दरमियान जो है पाकिस्तानी मौजूद थे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने अफराद टोटल थे और पाकिस्तानी कितने थे। और उनमें से 12 जो रेस्क्यू हुए हैं पाकिस्तानी अफराद, 12 जो जिंदा बच गए हैं, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, उनसे जब पूछा गया तो वो खुद बताते हैं कि कई दिन भूखा रखा गया, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, न जाने उनके साथ कश्ती के अंदर क्या क्या सलूक किया गया और आखिरकार वो जा कहाँ पे रहे थे। दूसरे ममालिक, शायद इटली सुनने में आ रहा है कि इटली वो जा रहे थे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इतना ही अब गया गुजरा हो गया कि सारे के सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, ये भी नहीं तमीज़ कर रहे कि हमारे साथ वहाँ पे जाके सलूक क्या होगा, हम जाएंगे कैसे, अपनी जान दाव पे लगा के जा रहे हैं सिर्फ अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। खुद वहां पे क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, क्या करवाएंगे वो कुछ पता नहीं है। और फिर इन बदनसीब अफराद को कश्ती के अंदर लोड करके समंदर के हवाले कर दिया गया। अब ये जो इतना टॉर्चर बर्दाश्त किया है, भूख बर्दाश्त की है, अब तुम्हारा रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। इंसानी स्मगलर्स की मदद से बैरूनी मुल्क जाने का ये जो वाकया पेश आया है, ये कोई तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। इस तरह के कई वाकया तारीख में हो चुके हैं कि ऐसे लोग कई दफा बॉर्डर्स पे जाके पकड़े जाते हैं या कश्ती के अंदर ही मर जाते हैं या समंदर उनको निगल जाता है। इन तमाम तर वाकयात की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के जहनों के अंदर ये डाला जाता है कि बैरून मुल्क जाने से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, बैरून मुल्क जाने से जिंदगी आसान हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा, पाकिस्तान में रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ पर हालात ऐसे वैसे। मैं एक बात कहता होता हूँ कि जिस इंसान ने पैसा कमाना है या जिस इंसान की मेहनत करने की नीयत है, अगर वो नीयत के साथ पाकिस्तान के अंदर अपना सब कुछ इन्वेस्ट करेगा, मेहनत करेगा, पैसा लगाएगा, कारोबारी नीयत बनाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको यहाँ पे ही रिज़्क देगा, उसको यहाँ पे वाफर मिकदार में सब कुछ देगा। हुकूमत इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे और जितने लोग भी इस जुर्म के अंदर मुलव्वस है उनको रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाए, ताकि आइंदा कभी भी वो इंसानी जानों के दुश्मन न बन सकें। और इससे भी बढ़कर ज़रूरी बात यह है कि इंसानों के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये चीज़ का शऊर होना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान में ही रहकर जितनी रकम वो बाहर जाने में खर्च करते हैं उससे भी आधी रकम अगर वो पाकिस्तान में रहकर खर्च करें, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, उनको सही तरीका बताया जाए, तो वो शायद अपनी जान का रिस्क लिए बगैर पाकिस्तान में रहकर ज़्यादा पैसा कमा सकें। बैरून मुल्क जाने वाले जितने भी अफराद हैं वो इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि ये जो गली मोहल्लों के अंदर लाइसेंस बेचने वाले बैठे हैं, काला धंधा करने वाले बैठे हैं, इनको पकड़ा जाए ताकि वो किसी भी इंसान के साथ जिंदगी और मौत का खेल ना खेल सके। अगर कोई बंदा बाहर जाना भी चाहता है, हुकूमत उसकी जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी लेने के बाद उसको बाहर पहुंचाए हिफाजत के साथ। और इसके साथ फ़ायदा क्या होगा, कारोबार में भी इजाफा होगा, बाहर के साथ लेन देन में भी इजाफा होगा, पाकिस्तान का इमेज भी लोगों के सामने अच्छा जाएगा और इंसानी जान की हिफाजत भी हो जाएगी। आप यकीन करें कि जो लोग करोड़ों रुपया अभी भी पाकिस्तान में रहकर कमा रहे हैं, क्या उनके लिए मौके बंद नहीं हुए? उनके लिए तो खुले हैं।
تو ہم پاکستان میں رہ کر سب کچھ کما سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی جان گنوائے بغیر۔ اس شعور کی کمی ہے ہمارے پاکستانیوں میں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو گندی مچھلی ہوتی ہے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو ان تمام نوجوانوں سے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی جان گنوائے بغیر پاکستان میں رہ کر محنت کریں تو آپ وہ تمام کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کا خواب ہے۔ اور اینڈ پہ ہماری گورنمنٹ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کو چاہیے کہ آپس کے جھگڑوں سے نکلیں اور نوجوانوں کے لیے، غریب عوام کے لیے کچھ ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو سانس ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ وہ نہ باہر کے خواب دیکھیں، نہ وہ دیکھیں ہم نے لندن جانا ہے، باہر یورپ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، دبئی جانا ہے۔ پاکستان کے اندر ہی آپ کچھ فیسیلیٹیز ایسی اگر میسر کر دیں تو کوئی بھی نوجوان جو کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، شاید دنیا کے اندر دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتا ہے جس کے اندر نوجوانوں کی اکثریت ہے، پاکستان وہ ملک ہے۔ تو اگر ان تمام لوگوں کو، ان تمام نوجوانوں کو پاکستان میں رہ کر یہ تمام وہ فیسیلیٹیز ملیں گی تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کے ملک جائیں اور وہاں جا کر ان کے تانے بھی سنیں اور ان کی مرضی سے کھانا بھی کھائیں، ان کی مرضی سے ہی سوئیں، ان کی مرضی سے ہی اٹھیں، ان کی مرضی سے ہی کام کریں۔ تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے اگر ان تمام لوگوں کو پاکستان میں رہ کر ہی وہ فیسیلیٹیز ملیں گی۔ کچھ جابز نکال دیں، کچھ ایسے جابز نکالیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کا فائدہ ہو، کچھ ایسے بزنس کے آئیڈیاز نکالیں۔ حکومت کو اس چیز کے اوپر زور دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ملک کی ترقی کے لیے نا دو رکن سب سے اہم ہوتے ہیں، ایک پہلا ہوتا ہے ایجوکیشن اور دوسرا ہوتا ہے بزنس۔ اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر دونوں ہی فارغ ہیں، نہ ایجوکیشن ہے اور نہ ہی ہمارے ملک میں بزنس کے آئیڈیاز ہیں۔ ایجوکیشن نہیں ہوگی تو لوگ بزنس کی طرف کیسے آئیں گے، اور جب بزنس ہی نہیں ہوگا تو لوگ تو پھر اپنی جان گنوا کے باہر ہی جائیں گے۔ اور اینڈ پہ کچھ میرے لیے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری جتنی بھی آئندہ آنے والی کوشش ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔